ताबानी और मुराद एक ऐसे इलाके में आर्जी तौर पर रहने लगे थे जहां दरमियानी तबके के लोग कोठी नुमा मकानात में रहते थे, मगर वो कोठियां नहीं होती थीं, एक दूसरे से मिले हुए मकानात होते थे। मुराद अपनी ताबानी से कुछ नाराज सा रहता था। ताबानी का ये फैसला उसकी मर्जी और मिजाज के खिलाफ था कि उसने पहले रौ वालों से दुश्मनी मोल ली, फिर इकराम शाह ने उन्हें भारत से बुलाकर अपनी कोठी में पनाह दी। ताबानी उसके एहसानात भी भूल गई थी। दुर्दाना ने उसे सजाए मौत से बचाकर जेल से रिहाई दिलवाई। उसके बावजूद उसने दुर्दाना की मजबूत सियासी पार्टी छोड़ दी और दुर्दाना को नुकसान पहुंचाने वाले गॉडफादर हाशिम के इशारों पर नाचने लगी। ताबानी ने कहा, मुराद, मैं तुम्हारी रग रग को समझती हूँ। मैं एक अच्छे रास्ते पर चल रही हूँ और तुम जबरन मेरा साथ दे रहे हो। वो बोला, मैं और कर भी क्या सकता हूँ? तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। वो बोली, तुम एक अच्छी और अक्ल की बात समझना नहीं चाहते। मुराद बोला, तुम तस्लीम कर चुकी हो कि एक औरत हो और औरत कितनी कम अक्ल होती है। तुम रॉ जैसी खतरनाक तंजीम को दुश्मन बनाकर साबित कर सकती हो। दुनिया की तमाम खतरनाक एजेंसियां तुम्हें और फरमान को क्यों तलाश कर रही हैं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम दोनों खुफिया हाथ की ब्लैक लिस्ट में आ चुके हो। क्या ऐसी ही अक्ल की बातें तुम मुझे समझा रही हो? वो बोली, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए झूठे मक्कार शैतानों को चैलेंज करना पड़ता है और उनके लिए अमीर हमजा की तरह चैलेंज बनना पड़ता है। वो बोला, कहाँ है अमीर हमजा? क्या उसका कोई अंजाम मालूम है? वो बोली, दूसरों का अंजाम न सोचो। हम पहले की तरह दहशतगर्द बने रहते तो किसी दिन कुत्तों की मौत मारे जाते। जिहाद करते हुए शहीद होना कितना बड़ा एजाज है। ये कुत्तों की मौत मरने वाले नहीं जानते। वो बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम जो कह रही हो वो कर रहा हूँ। ये देखो, तुम्हारी मेहरबानी से इस मकान में रहता हूँ। यहाँ के रहने वाले छोटे लोग इसे कोठी कहते हैं। लानत है ऐसी कोठी पर। वो मुस्कुराकर बोली, तुम गुस्से में अच्छे लगते हो। वो बोला, अगर तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, तो एक सच्चाई का एतराफ करो कि तुम मुझसे कुछ अहम बातें छुपाती रही हो। वो बोली, ये सच है। जहां तक मेरी तन्हा जात का ताल्लुक है, तुम दिलो जान से मेरे हो। जिस दिन मेरे नेक मकासद को भी दिलो जान से कबूल करोगे, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। वो बोला, तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारे मकासद को भी दिल से कबूल कर रहा हूँ? क्या तुम मेरे अंदर झांक कर देख सकती हो? वो बोली, अंदर झांकना जरूरी नहीं है। बाज फल ऐसे होते हैं जिन्हें ऊपर से देख कर परख लिया जाता है कि वो अंदर से मीठे होंगे या खट्टे। वो बोला, बातें न बनाओ, एक बार मुझे आजमा कर देखो। मुझे कोई ऐसा काम दो जिसमें कामयाब होकर तुम्हारा एतमाद हासिल कर सकूं। वो बोली, हाँ, ये आजमाइश वाली बात दुरुस्त है। मेरे कुछ जरूरी काम हैं, लेकिन अंजाम देने के लिए बाहर नहीं जा सकती। वो बोला, हाँ, मैं देख रहा हूँ। जब से इस मकान में आई हो कभी बाहर नहीं जाती हो। आखिर बात क्या है? वो बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा पेट नुमाया हो गया है। दुश्मन सुराग रसां इतने नादान तो नहीं है कि वो हामला औरतों के बारे में राजदारी से मालूमात हासिल न कर सकें। मुराद बोला, तुम्हें इसी तरह मोहतात रहना चाहिए। बाहर जाने वाला काम मुझे बताओ, मैं उसे निपटा कर आऊंगा। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए सोचती रही, फिर बोली, दुर्दाना की पार्टी के वो 4 सियासतदान जिन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया था, वो कोई दयानतदार और मुहिब्बान वतन नहीं थे। वो एक तरफ रॉ के आलायकार थे और उनसे अच्छी खासी रकमें लेते थे, दूसरी तरफ दुर्दाना से अपने मुतालिबात मनवाते थे। उन्हें मजबूर किया गया कि वो दुर्दाना की पार्टी से अलग हो जाएं और वो हो गए, लेकिन पांसा पलट सकता है। अगर पुलिस और सुराग रसां उन्हें ढूंढ निकालेंगे तो वो उगल देंगे कि वो चारों किसके दबाव में आकर रूपोश हो गए थे। मुराद ने पूछा, वो चारों किसके दबाव में आ गए थे? वो बोली, तुम सवाल न करो, मैं जवाब दूंगी तो बात दूसरी तरफ चल पड़ेगी। अभी तुमने आजमाने के लिए कहा है, इसलिए आजमाने वाला काम दे रही हूँ। मुराद बोला, काम क्या है? वो बोली, दुर्दाना की पार्टी छोड़ने वाले उन 4 सियासतदानों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अहम राज उगलने से पहले तुम उन्हें खत्म कर दो। मुराद बोला, मुझे उनके खुफिया पते बताओ। कल सुबह के अखबारात में उनकी हलाकत की खबरें शाया होंगी। वो बोली, तुम तन्हा हो और उन 4 से मुकाबला है। अगर वो अलग अलग हवेली में होते तो तुम आसानी से एक एक को ठिकाने लगा देते। मुराद बोला, तुम्हें फिक्र क्यों है? क्या हमें ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कई अफराद को बैक वक्त हलाक करना हो तो रिमोट कंट्रोल बम या टाइम बम से काम लेना चाहिए, और एक से ज्यादा दुश्मन फरार हो रहे हो तो उनसे काउंटर फायरिंग में हमारी जान भी जा सकती है। लिहाजा ऐसे वक्त उन पर ग्रेनेड से हमले किए जाएं। फरार होने वाले रुक कर फायर नहीं कर सकेंगे, ग्रेनेड की ब्लास्टिंग से मर जाएंगे। वो बोली, ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए डर लग रहा है। पहली बार मेरे बगैर वारदात के लिए जाओगे और जब तक वापस नहीं आओगे मैं बेचैन रहूंगी। वो बोला, तुम मेरे बच्चे की माँ बन रही हो, मेरी अम्मा जान न बनो।
हम बारूद से खेलते आए हैं, आज भी खेलने जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वो एक कागज पर लकीरें खींच कर बताने लगी कि उसे किन रास्तों से गुजरकर और कितनी छोटी बस्तियों से गुजरकर हाला पिंड तक पहुंचना है। वहां तकरीबन 50 छोटे मकानों से जरा दूर एक जर्द रंग की हवेली है। वो हवेली एक जमींदार की मिल्कियत है और वो चारों उस जमींदार के मेहमान बनकर रहते हैं। मुराद ने कहा, काफी लंबा सफर है, अभी यहाँ से चलूंगा तो शायद 8 बजे रात पहुंच सकूंगा। वो बोली, वो उनके शराब पीने और खाने का वक्त होगा, तुम सही वक्त पर पहुंचोगे। मुराद रवानगी की तैयारियां करने लगा। उसके पास जो गाड़ी थी उसके निचले हिस्से में एक खुफिया खाना था। वहां रिमोट कंट्रोल बम, टाइम बम, हैंड ग्रेनेड और एक 7mm राइफल और बुलेट्स की एक पेटी भी रखी थी। मुराद ने लिबास तब्दील किया। ताबानी ने उसे एक मोबाइल फोन देते हुए कहा, तुम्हें मेरा फोन नंबर मालूम है? मैं अंकल हाशिम के फोन के नंबर बता रही हूँ, इन्हें अच्छी तरह याद कर लो। खुदा न करे तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो अंकल के आदमी तीर की तरह तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। संभल कर जाओ, संभल कर आ जाओ, बल्कि वापसी के वक्त संभल कर मोहतात रह कर आना। उसने गाड़ी स्टार्ट की। ताबानी ने कहा, मुराद ये अच्छी तरह समझ लो कि उन चारों में से एक भी जिंदा बच निकलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मुराद बोला, तुम 4 न कहो, 5 कहो। एक मेजबान जमींदार भी है, वो भी घुन की तरह गेहूं के साथ पीसा जाएगा। मैं पूरी तरह ये इत्मीनान हासिल करूंगा कि उस हवेली की तबाही के बाद कोई जिंदा न बच कर जाए। वो बड़ी मोहब्बत के साथ ताबानी से रुखसत हो गया। वो दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुराद तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था। ग्रीन टाउन से आगे निकलकर उसने ताबानी के बनाए हुए नक्शे को खोल कर देखा। फिर उसके मुताबिक एक रास्ते पर चलते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दूसरे हाथ से मोबाइल निकाला। फिर ताबानी से राब्ता करके बोला, हाय जानी, तुम उधर अकेली हो गई, इधर मैं अकेला हूँ। वो बोली, सिर्फ आज की रात जुदाई की है। मेरा दिल कहता है कल सुबह कामयाब होकर वापस आओगे, वैसे अभी हो कहाँ? वो बोला, ग्रीन टाउन से आगे निकलकर तुम्हारे बनाए हुए नक्शे के मुताबिक जा रहा हूँ। कहीं उलझन होगी या रास्ते से भटकने का शुबा होगा तो फोन पर राब्ता करूंगा। चलो ठीक है, फिर फोन करूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर तक ड्राइव करता हुआ सोचता रहा। फिर उसने दूसरा नंबर पंच किया। राब्ता होने पर बोला, अंकल इकराम शाह से बात करना चाहता हूँ। इकराम शाह की आवाज सुनाई दी। हेलो मुराद, तुम कहाँ गुम हो गए थे? ताबानी कहाँ है? वो बोला, अंकल मैं सब बताऊंगा, पहले मुझे दुर्दाना बेगम का फोन नंबर बताएं। इकराम शाह बोला, मैं अभी बेगम साहिबा के पास ही पैलेस में बैठा हूँ, जो कहना है मुझसे कहो। वो बोला, आपसे भी कहूंगा मगर टॉप सीक्रेट मामला है, पहले बेगम साहिबा से बात करने दें। दुर्दाना बेगम अपने महल के बड़े हॉल में अपनी पार्टी के अहम वफादार सियासतदानों और मुशीरों के साथ बैठी अपनी मौजूदा सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रही थी। इकराम शाह की जबान से मुराद का नाम सुनकर वो सवालिया नजरों से इकराम शाह को देखने लगी। उसने कहा, बेगम साहिबा, मुराद कह रहा है कोई टॉप सीक्रेट मामला है, वो आप ही से बात करेगा। दुर्दाना ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल फोन लेकर कान से लगाया। फिर कहा, मैं दुर्दाना बोल रही हूँ, क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मैडम मुझे अगवा करके आपका वफादार बनकर रहने नहीं दिया गया, लेकिन आज इसका फायदा आपको पहुंचेगा। आपकी पार्टी छोड़ने वाले चारों सियासतदानों का पता ठिकाना मालूम हो गया है। वो बोली, क्या वाकई? वो कहाँ है? मुराद बोला, मैं अभी बताता हूँ, मगर आप वादा करें आप मुझे पूरी तरह सिक्योरिटी देंगी और आप 10-12 चालाक बंदे देंगी जो मेरी एक कॉल पर एक्शन में आ जाएं। दुर्दाना बोली, मैं तुम्हारी तवक्को से भी ज्यादा मुतालिबात पूरे करूंगी, वो चारों मेरे लिए बहुत अहम हैं। मुराद बोला, गॉडफादर हाशिम के लिए भी अहम हैं। ताबानी मेरी वाइफ उन चारों को कत्ल कर देना चाहती थी ताकि वो पुलिस पार्टी की गिरफ्त में आकर बहुत से राज खोल न दें। अभी मैं उसकी तसल्ली के लिए उन चारों को कत्ल करने जा रहा हूँ, लेकिन आपके खास भरोसे के आदमियों को मुझसे पहले वहाँ पहुँचकर उन चारों को अगवा करके आपके पास पहुँचाना है। वो चारों इस वक्त हाला पिंड की एक हवेली में मौजूद हैं। दुर्दाना बोली, मुराद मैं मानती हूँ तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मुराद ने कहा, मैडम मैं आपका ताबेदार हूँ, ये नहीं भुला सकता कि आपने मुझे सजाए मौत से बचाया है। आप पहले अपने होशियार बंदों को हाला पिंड रवाना करें, मैं 15 मिनट के बाद एक और अहम बात बताऊंगा। ऐसी बातों के लिए आप अपना जाती फोन नंबर दे दें। दुर्दाना ने उसे एक जाती फोन नंबर बताए। फिर फोन बंद करके उसे इकराम शाह को देते हुए कहा, हमारी पार्टी से अलग होने वाले चारों सियासतदानों का पता मालूम हो गया है। उसने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, अपने 8 या 10 चालाक बंदों को हाला पिंड रवाना करो। उन बंदों का ताल्लुक लाहौर से होना चाहिए, यहाँ इस्लामाबाद से जाने वाले देर से पहुंचेंगे। हाला पिंड की हवेली में वो चारों मौजूद हैं। अगर वो चारों को ना पहचानते हों तो हवेली में जितने भी लोग हैं
उन्हें पकड़ कर ले आएं। ये तासुर दें कि डाकुओं ने ऐसा किया है। उन्हें फौरन भेजो और मुझे रिपोर्ट देते रहो। पर्सनल सेक्रेटरी चला गया। दुर्दाना ने इकराम शाह से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने जबरदस्त काम का आदमी दिया है। वो बोला, शुक्रिया बेगम साहिबा, हम तो आपकी रहनुमाई में बहुत कुछ सीखते रहते हैं। फोन का बजर सुनाई दिया। दुर्दाना बेगम ने कहा, हेलो, कौन? आवाज आई, मैडम मैं हूँ मुराद। मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक हाला पिंड से दूर रहूंगा। जब ये देख लूंगा कि आपके आदमी उन चारों को ले जा चुके हैं तो मैं ताबानी और गॉडफादर हाशिम से फोन पर कहूंगा कि वो चारों अपने मेजबान के साथ शिकार खेलने गए हैं, 1-2 दिनों में वापस आएंगे। दुर्दाना बोली, बेशक तुम उनका एतमाद हासिल करते रहो। बाय द वे तुम कोई दूसरी अहम बात कहने वाले थे। मुराद बोला, जी हाँ, उन चारों पर जबरन दबाव डालकर उन्हें आपकी पार्टी से अलग होने पर मजबूर किया गया है, और मजबूर करने वाला वही फरमान अली है जिसे तमाम खतरनाक एजेंसियां तलाश कर रही हैं। दुर्दाना बोली, समझ रही हूँ। ताबानी की तरह फरमान भी कहीं रूपोश है। एक तुम उसकी पनाहगाह जानते हो? मुराद बोला, मैडम गॉडफादर हाशिम की तो दूर की बात है, मेरी बीवी मुझ पर एतमाद नहीं करती। उन सब का एतमाद हासिल करने के लिए आज पहली बार उन चारों को कत्ल करने जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा चारों आपके काबू में आ जाएं तो शायद फरमान अली के मुतालिक भी कुछ बता सकेंगे। अगर वो ना बता सकें तो ताबानी मेरी बात पर भरोसा कर लेगी कि वो चारों शिकार खेलने गए हैं। दुर्दाना बोली, मुझे भी उम्मीद है कि वो चारों फरमान के मुतालिक कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। बाय द वे तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना है, उनका ज्यादा से ज्यादा एतमाद हासिल करो। एक मुशीर ने कहा, मैडम मुदाखलत की माफी चाहता हूँ, मेरा एक मशवरा सुन लें। दुर्दाना ने कहा, मुराद फोन ऑन रखो, अभी बात करती हूँ। मुशीर ने कहा, अपनी चाल में थोड़ी सी तब्दीली करें। उस हवेली में हमारा एक ऐसा आदमी जाए जो हमारे चारों सियासतदानों को चेहरों से पहचानता हो। हवेली में वो चारों होंगे तो उन्हें यहाँ गिरफ्तार करके लाया जाएगा, और अगर वो चारों न हुए तो दुश्मनों की चाल समझ में आ जाएगी कि आजमाइश के बहाने मुराद को धोखा दिया जा रहा है। वहाँ बैठे हुए दूसरे मुशीर और सियासतदानों ने उस मशवरे की तायद की। दुर्दाना ने फोन पर मुराद को समझाया, ताबानी को फोन पर ये न कहना कि वो चारों शिकार पर गए हैं, कोई दूसरा बहाना करके आज की रात जाया करो। पहले हम तस्दीक करेंगे कि वो चारों हमारे ही सियासतदान हैं या नहीं। अगर वो हमारे न हुए तो समझ लेना ताबानी तुम्हारी वफादारी को आजमा रही है। फिर तुम वही करना जो वो चाहती है, यानी उन चारों को हलाक कर देना। प्लानिंग समझ रहे हो ना? मुराद बोला, यस मैडम। अपने आदमियों से कह दें मैंने ब्लू जीन्स और सुर्ख रंग की शर्ट पहनी है। मेरी कार का नंबर है LA 4202। कार का रंग भी सुर्ख है। ऑल राइट मैडम, वारदात के बाद आपसे राब्ता करूंगा। मुराद फोन बंद करके एक पिंड में चाय की दुकान के पास रुक गया। वहाँ चाय पीते हुए उसने ताबानी से राब्ता किया। वो बोली, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, शाम होने वाली है, अभी सोच रही थी कि खुद ही तुमसे राब्ता करूं। मुराद बोला, भाई मैं तुम्हारे ख्यालों में गुम होकर रास्ते से भटक गया हूँ। तुमने नक्शे में पिंड दीनानाथ नहीं लिखा है, या लिखना भूल गई हो। ये चाय वाला कह रहा है कि आगे दीनानाथ नामी एक पिंड है। ताबानी बोली, ओ मुराद, तुम किस रास्ते पर चले गए हो? तुम्हारे रास्ते में दीनानाथ नामी कोई पिंड नहीं आएगा। जिस रास्ते पर तुम मुड़े थे उधर वापस आ जाओ। मुराद बोला, वो मोड़ यहाँ से 30 किलोमीटर पर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। ताबानी बोली, अब भटक गए हो तो क्या किया जाए? उस चौराहे पर पहुंचकर सीधे हाथ वाले रास्ते पर जाओ और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ते रहो, कोई गलती न करना। मुराद बोला, गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी, तुम बार बार ख्यालों में क्यों आ जाती हो? ताबानी बोली, अच्छा बस ज्यादा रोमांटिक न बनो, काम पर ध्यान दो। मुराद ने चूमने की आवाज पैदा करके फोन बंद कर दिया। दुर्दाना बेगम के महल की तरह नेकबख्त के शाहाना ड्राइंग रूम में भी सियासी दरबार लगा हुआ था। अभी इस हद तक कयास आराई हो चुकी थी कि दुर्दाना की बनती हुई हुकूमत का तख्ता उलटने में ताबानी और मेरा हाथ है। इस कयास आराई की बिना पर तमाम दुनिया के इंसानी समंदर को खंगाला जा रहा था कि ताबानी और मैं किस भेस में छुपे हुए हैं और किस मुल्क में हैं। मुराद की दोहरी पॉलिसी के सबब दुर्दाना को इल्म हो चुका था कि ताबानी लाहौर में है। फरमान के सिलसिले में अभी सुराग रसां भटक रहे थे। पिछले दिन ये इत्तला दूर तक गई थी कि लाहौर एयरपोर्ट में एक खुबरू कद आवर मर्द और औरत को गिरफ्तार किया गया है। वो औरत 5 माह की हामिला थी और हामिला होना ही ताबानी की पहचान थी। उन दोनों को इंटेलिजेंस वालों ने कस्टडी में लिया। एक बंद कमरे में उनसे तरह तरह के सवाल किए गए। वो इनकार करते रहे कि उनका नाम ताबानी और फरमान नहीं है। एंटी मेकअप कैमरे से तस्वीरें ली। अगर चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाया गया होता तो कैमरे के जरिए अंदर का असली चेहरा जाहिर हो जाता। मुहद्दब शीशे के जरिए ये तवक्को थी कि प्लास्टिक सर्जरी की कोई खामी पकड़ी जाएगी। जनाना पुलिस के जरिए दूसरे कमरे में उस औरत की सर से पैर तक तलाशी ली गई
तो इंकशाफ हुआ कि उस हामिला ने अपने पेट की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वो हामिला नहीं थी, उसके इजाफी पेट में हीरे छुपे हुए थे। नेकबख्त ने नागवारी से कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबानी और फरमान ने दुर्दाना को नाकाम बनाकर हमारे हक में अच्छा किया है, लेकिन वो दोनों हमारे भी दुश्मन हैं। हमें भी भरी असेंबली में करप्ट सियासतदान कहा गया है। अगर वो गिरफ्तार न हुए तो आसार बता रहे हैं कि वो अमीर हमजा और राजा नवाज की तरह मसाइब के पहाड़ खड़े करते रहेंगे। एक मुशीर ने कहा, हमारे कई दुश्मन हैं, उनमें ताबानी और मुराद का भी इजाफा हो गया है, लेकिन खुफिया हाथ से बढ़कर आपका दुश्मन कोई नहीं हो सकता। वो जानता है कि जो 4 सियासतदान कम हुए हैं उनके हलकों में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे तो आपके नामजद उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन उसने आपको हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया है। सियासी बहरान को खूब हवा देकर अमेरिका से एक शख्स को भेजकर वजीर आजम बना दिया। दूसरे मुशीर ने कहा, ये अमरीकी इम्पोर्टेड वजीर आजम 3 माह तक हम पर मुसल्लत रहेगा। इस दौरान में खुफिया हाथ दुर्दाना बेगम की कामयाबी के रास्ते हमवार कर देगी। मैं अपने सियासी तजुर्बात और खुफिया हाथ की पॉलिसियों के पेश नजर यकीन से कहता हूँ कि आइंदा दुर्दाना बेगम ही हुकूमत बनाएगी। नेकबख्त ने कहा, मैं समझ रहा हूँ ऊपर से कैसी चालें चली जा रही हैं और इन चालों के जरिए आइंदा कैसे नताइज सामने आएंगे। क्या किया जाए? सियासी मसाइल दवा से हल होते हैं, दुआओं से नहीं होते, वरना मैं एक ही दुआ मांगता कि मेरी पार्टी में ताबानी और फरमान जैसे 2 चालबाज आ जाएं। बाय गॉड, दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान हैरान थे कि उन्होंने किस तरह पलक झपकते ही खुफिया हाथ की बाजी उलट दी। एक ने कहा, हम आपके मुशीर हैं, अगर ताबानी और फरमान की कुछ हिस्ट्री मालूम होती तो उसकी रोशनी में ये प्लानिंग कर सकते थे कि उनसे किस तरह की सौदेबाजी हो सकती है या नहीं। दूसरे ने कहा, हो सकती है। ताबानी के बारे में इस हद तक तो मालूम है कि उसका ताल्लुक रॉ से है। जब वो रॉ को छोड़कर डॉक्टर आमना के बेटे फरमान से मिलकर अलग महाज बना सकती है तो हमारे लिए भी पटड़ी बदल सकती है। मोबाइल फोन से बजर की आवाज आई। पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे ऑन करके कान से लगाकर पूछा, हेलो, कौन? आवाज आई, मैं हूँ गॉडफादर हाशिम, बराह रास्त नेकबख्त से बात करूंगा। सेक्रेटरी ने नेकबख्त से कहा, गॉडफादर हाशिम आपसे बात करना चाहता है। उसने फोन लेकर कहा, हेलो, नेकबख्त स्पीकिंग। आवाज आई, हेलो मिस्टर नेकबख्त, क्या सियासी बाजी जीतना नहीं चाहते? वो बोला, तुम्हारे इस सवाल की वजाहत चाहूंगा। हाशिम ने कहा, जब से दुर्दाना बेगम नाकाम हुई है तब से तुम खामोश हो। अखबारात में तुम्हारा कोई धमाका खेज बयान शाया नहीं हुआ। अगर तुमने ये सोच लिया है कि खुफिया हाथ पाकिस्तानी कौम की किस्मत का मालिक है तो फिर हज करने चले जाओ। अक्सर सियासतदान यही करते हैं। नेकबख्त बोला, मुझसे तंज़ी अंदाज में गुफ्तगू करोगे तो फोन बंद कर दो। हाशिम ने कहा, फोन बंद करोगे तो ताबानी और फरमान का मीटर चालू हो जाएगा। वो दोनों तुम्हारी सियासी शख्सियत को खाक में मिला देंगे। शुक्र करो अभी उनकी तवज्जो सिर्फ दुर्दाना पर है। नेकबख्त एकदम से नरम पड़ गया। फिर बोला, मिस्टर हाशिम, क्या पाकिस्तान में बासलाहियत अफराद की कमी है? अगर नहीं है तो पाकिस्तान की तारीख में एक बैरूनी मुल्क से वजीर आजम क्यों आ रहा है? असेंबली में सिर्फ 4 अफराद की कमी थी। वो 1 हफ्ते के अंदर दोबारा इलेक्शन के नतीजे में असेंबली में पहुंच जाते। हम में से किसी की हुकूमत बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि दुर्दाना के शिकस्त खाने के मौके थे। अब आइंदा 3 माह के अंदर दुर्दाना को पहले की तरह मुझसे बरतर बना दिया जाएगा। हाशिम ने कहा, मुसलमान होकर अल्लाह को भूल रहे हो। बरतर या कमतर बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम हमसे ताउन करते रहोगे तो ताबानी और फरमान खुफिया हाथ को फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो नेकबख्त के दिल की बात थी। वो फौरन बोला, मैं हर तरह ताउन करते रहने के लिए तैयार हूँ। आप क्या चाहते हैं? हाशिम ने कहा, हम सब दुर्दाना की नींदें उड़ा देना चाहते हैं। नेकबख्त ने कहा, आप मेरे अंदर की बात कह रहे हैं, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गॉडफादर हाशिम ने कहा, थोड़ी देर पहले दुर्दाना को मालूम हो गया था कि उसकी पार्टी से अलग होने वाले 4 सियासतदान हाला पिंड की हवेली में छुपे हुए हैं। इससे पहले कि दुर्दाना के आदमी उन 4 को वहां से अगवा करते, तुमने उनसे पहले उन्हें अगवा कर लिया। नेकबख्त ने हैरानी से पूछा, यानी उन 4 को मैंने अगवा करवाया है? हाशिम ने कहा, हाँ। इस तरह क्या उसकी नींदें नहीं उड़ाओगे? नेकबख्त ने कहा, ये बात खुफिया हाथ तक पहुंचेगी, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। गॉडफादर हाशिम ने कहा, तुम साफ इनकार कर सकते हो कि किसी को अगवा नहीं किया। दुर्दाना तुम पर इल्जाम लगा रही है और सच भी यही है। ना वो 4 तुम्हारे पास होंगे, ना उनकी खुफिया एजेंसियां तुम्हारे किसी भी खुफिया अड्डे से उन्हें बरामद कर सकेंगी। इसका एक फायदा ये भी है कि खुफिया हाथ गैर शऊरी तौर पर सोचेगा कि ताबानी और फरमान तुम्हारी पुश्त पर हैं, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा है। नेकबख्त बोला, मैं अभी सोच रहा था कि ताबानी और फरमान से राब्ता और दोस्ती हो जाए।
मैं अभी दुर्दाना के मोबाइल नंबर पर उससे राब्ता करूंगा ताकि मेरी गुफ्तगू टेप के जरिए रिकॉर्ड न की जा सके। हाशिम ने कहा, ये हमारे बाहमी ताउन का पहला मरहला है। हमारी कोशिश होगी कि हम दुर्दाना को ज़हनी मरीज बना दें। वो खुश होकर बोला, ऐसा हो जाए तो इतनी बड़ी दुनिया में नेकबख्त जैसा खुशबख्त कोई ना होगा। मैं अभी उस कमबख्त दुर्दाना से राब्ता करता हूँ। हाशिम से फोन का राब्ता खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।